अब देखो भैया, हम लोग का जो नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। अच्छा भाई, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है? मेरे हर चैप्टर के स्टार्ट के अंदर ही ना, अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ भी होता है कि हम इसमें जो भी कुछ डिस्कस करेंगे दैट विल बी स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू क्या, ई कैट एंड एम डी कैट। ठीक है, तो हो सकता है वो चीज़ आपके बोर्ड के लिए ज़रूरी ना हो, लेकिन अगर ई कैट एम डी कैट के लिए ज़रूरी है तो उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना होगा। ठीक है, ध्यान में रख लेना एक तो ये बात। दूसरी चीज़, इस चैप्टर को आप किसी भी किताब में देखोगे तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ही मिलेगा। लेकिन अगर आप सिंध में देखोगे तो सिंध में ये दो चैप्टर है। ठीक है, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स करके। ठीक है, तो हमारे पास दोनों के जो हमारी काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में ही पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं। आसान सा चैप्टर है एक इलेक्ट्रॉनिक्स का। इतने कोई ज़्यादा चीज़ें इससे नहीं पूछी जाती, लेकिन पूछी जाती। अच्छा, अब इसके अंदर मेरा बेटा हमने पढ़ने क्या है? मेरा बेटा करंट के कंडक्शन के हवाले से हमारे पास ना तीन चीज़ें होती हैं, या तीन तरह की हम कह सकते हो कि हमारे पास ना मटेरियल्स होते हैं। एक मेरा बेटा हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं कंडक्टर। एक मेरे बच्चे हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं इंसुलेटर। और एक मेरे बच्चे हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है भैया, तो ये तीन चीज़ें होती हैं सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब इसके अंदर कंडक्टर वो है जो मेरा बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बहुत अच्छे से, हमें ये बात पता है। इंसुलेटर है जो कि कंडक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करेगा, करंट को फ्लो होने नहीं देगा। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ना, जिनके बारे में हमने पढ़ना है, ये जो पूरा चैप्टर है ना इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको अगर आप किसी भी अच्छी किताब में देखोगे तो ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स के नाम से आपको मिलता है। तो सेमीकंडक्टर्स को ना, इनको हम कहते हैं दे आर पार्शियल कंडक्टर्स, और इसी के ऊपर हमने सारी की सारी हमारी बातचीत करनी है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? दे आर पार्शियल कंडक्टर्स। इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात यह है कि आगे चल के हम कुछ प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से आप सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है ना, इसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल परेशान नहीं होना, उतना ही बताऊंगा जितना आपके लिए जरूरी है, कोई फालतू बात नहीं होगी। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की सबसे खास बात लाई करती है इस फैक्टर में कि हम इसकी कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं भाई, कंट्रोल कर सकते हैं। क्या मतलब सर? देखो, जो कंडक्टर्स होते हैं ना मेरे बच्चे, वो आपके पास, जैसे आपके पास एक मेटेलिक कंडक्टर है, मतलब जितने मेटल्स होते हैं ऑल दीज आर कंडक्टर्स। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ऑल दीज आर इंसुलेटर्स। ठीक है, जितने आपके पास मेटालॉइड्स होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं मेरे बच्चे, ये सेमीकंडक्टर्स फॉर्म करते हैं। सर मेटालॉइड्स क्या होते हैं? जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट, तो उसके अंदर आपने देखा होगा अमूमी तौर पे जो आपका पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 4A होता है, जिसको आप कार्बन फैमिली का नाम देते हो, तो ये कार्बन फैमिली से जितने लोग होते हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं, इनके पास सलाहियत होती है सेमीकंडक्टर फॉर्म करने की। इनमें से भी जो नोटेबल सेमीकंडक्टर्स हैं जो हम बार 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 इस्तेमाल करेंगे इस पूरे चैप्टर में, वो एक मेरा बेटा आपके पास सिलिकॉन है और एक आपके पास जर्मेनियम है। ठीक है, ये दो करेंगे। ऑल्दो कि कार्बन इटसेल्फ इज अ सेमीकंडक्टर, लेकिन सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेमीकंडक्टर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इनकी मेन प्रॉपर्टी कहाँ है कि आप इनकी कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। सेमीकंडक्टर्स की अहमियत हमारे जो कह लो कि दुनिया है उसके अंदर इतनी ज़्यादा है कि आप उससे सिर्फ इस बात से अंदाज़ा कर लो कि अभी इस वक्त जो मैं आपको क्लास दे पा रहा हूं, या आप फिजिकली किसी इंस्टीट्यूट में जाए बगैर क्लास ले पा रहे हो, ये सब चीज़ जो टेक्निकल एडवांसमेंट पॉसिबल है दैट इज ऑल ड्यू टू सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ठीक है, आप लोगों ने शायद बचपन में कभी जब अपने कंप्यूटर की आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो पहले ज़माने में वो जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे, मेन फ्रेम पूरे हॉल के साइज के, रूम के साइज के, जिनको कूल करने के लिए अलग से बड़े एसी लगते थे, बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता था। तो उनको रिप्लेस करके अब हमारे पास पाम पे जो हमारा छोटा सा मोबाइल होता है उसके अंदर पूरा कंप्यूटर आ गया है, और उससे ज़्यादा पावरफुल है जो उस ज़माने में हुआ करता था। तो दैट इज़ ऑल ड्यू टू सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, हम उसकी तफसील में नहीं जाएंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या कैलकुलेशन फैक्टर रिड्यूस हो गया, वो हमारा कोर्स डोमेन नहीं है। ठीक है, बस इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ बता रहा था। अब मेरा बेटा हमारे पास जो पहला टॉपिक है ना पढ़ने के लिए, वो हमारे पास है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स।
अच्छा, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स जब आप किताब देखोगे तो किताब में आपको ये टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये टॉपिक आपको अमूमी तौर पे फिजिक्स ऑफ सॉलिड में लिखा मिलेगा, ये वहां पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के नाम से पढ़ाया जाता है, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसके बगैर सेमीकंडक्टर्स को मैं समझा नहीं सकता, ठीक है। इसलिए मैंने उस टॉपिक को वहां से उठा के यहाँ पे डाल दिया, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। अब बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड क्या है, उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं मेरे बच्चे। हमारे पास जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं आपको वो रिवाइज कराऊं, अभी तो हम ताज़ा ताज़ा एटॉमिक फिजिक्स भी पढ़ के आए हैं, हमें सब पता है एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसके अंदर हमारे पास ना सूरत हाल इस तरह से होती है कि मान लो ये हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अपने पास क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, बहुत सारे शेल्स होते हैं, ठीक है, मतलब मल्टीपल शेल्स होते हैं। इसमें से जो लास्ट शेल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है, जो लास्ट शेल होता है, बिल्कुल आखिरी शेल होता है, मान लो इसको मैंने कह दिया कि भाई ये मेरे पास जो है ना, लेट से, अरे भैया लेट से दिस इज माई लास्ट सेल, मिसाल दे रहा हूं, कोई भी हो सकता है लास्ट सेल, तो ये मेरा अब ये क्या हो गया भाई साहब, इसको मैंने कह दिया मेरे पास क्या है, लास्ट सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा बेटा ये जो लास्ट सेल होता है इसको अपन लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वैलेंस सेल, ठीक है सर, हमें पता है ये बात, ठीक है। ये जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को मेरे बच्चे हम क्या नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सही हो गया। अच्छा, आप समझना, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये जिसको हम क्यों कह रहा हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहली बात ये ध्यान में रखना कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। आप में से वो सारे बच्चे जिन्होंने मुझसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, मैंने यही सेम डेफिनेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी आपको समझाई थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिर से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ मुझसे। तो ये हमारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। सर किस तरह से बॉन्ड हुआ हुआ है, भाई मुझे एक बात बता, क्या ये इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से आगे पीछे जा सकता है, नहीं सर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये जो पीछे भाई साहब बैठे हुए हैं, ये जो हमारे पास पीछे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इसके ऊपर क्या कर रहा है, एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, जो कूलम की फोर्स है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2/r² से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी मर्जी से फ्रीली मूव नहीं कर सकता, ठीक हो गया। अब ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, अगर ये क्या करे, सुनना गौर से, अगर ये एनर्जी एक्वायर करे, अगर ये एनर्जी एक्वायर करे और एनर्जी एक्वायर करके यहां से बाहर आ जाए, कहां से बाहर आ जाए, शेल से बाहर आ जाए, इस केस के अंदर मेरे बच्चे ये क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। बहुत सारे बच्चों की गलत फहमी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, गलत है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म अ फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एक्चुअल दे आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन वो होता है जो कि अपनी मर्जी से मूव कर सकता हैगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और सबसे अहम बात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन में जाने के लिए क्या एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, क्या चीज चाहिए, बेसिकली एनर्जी चाहिए। अच्छा, अब यहीं से बाकी सारी बातें फॉलो करती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तगड़े तरीके से पकड़ा हुआ है, ज्यादा फोर्सफुली पकड़ा हुआ है, ज्यादा अच्छे से जकड़ा हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकलने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, बेसिक साइंस। अगर इस न्यूक्लियस ने इसको हल्के से रोका हुआ है, आहिस्ता से रोका हुआ है, तो ये आराम से बाहर निकल आएगा, ऐसे ही है। ये चीज आप केमिस्ट्री में भी पढ़ के आए हो, आपको केमिस्ट्री वाली जबान में भी समझा देता हूं। केमिस्ट्री में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का पढ़ा होगा आपने यकीनन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जब आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हुए पॉजिटिव आयंस बनाने को प्रेफर करते हैं। ये तो हो गई डेफिनेशन की हद तक बात। अब समझना क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब इनके पास ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, ये क्यों है, क्या वजह है इसकी, इसकी रीजन ये होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये फौरन से पहले थोड़ी सी भी एनर्जी एक्वायर करता है, बाहर निकल जाता है। दिस इज द रीजन कि आपके पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं ये ड्यूरिंग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन पॉजिटिव आयंस बना रहे होते हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। और एक और मजेदार बात कि आपके पास जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो आपने देखा भी होगा, सोडियम क्लोराइड की मिसाल ले लो, सोडियम उसमें पॉजिटिव आयन बनाता है, या वो मेटल है तो वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे तो वो कंडक्टर उतना क्या होगा, अच्छा होता जाएगा, ठीक है। अब आते हैं वापस अपनी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड पे। ये थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज थी तो हमें चाहिए थी कि हमें पता चल जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब आ जाओ,
अच्छा, अब मेरे बच्चे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ना मैं आपके सामने जो ड्रॉ कर रहा हूँ, वो मेरा बेटा कुछ ना आपके सामने एनर्जी बैंड्स बना रहा हूँ, ठीक है। एनर्जी बैंड्स बना रहा हूँ। अभी पहले एक बार मैं ड्रॉ कर लूँ, फिर आपको समझाता हूँ, खुद समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग करने के लिए बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मेरा बेटा ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ना, ये समझ लो मैंने वाई एक्सिस पे जो है ना वो एनर्जी ली हुई है, ठीक है। वाई एक्सिस पे मैंने क्या कंसीडर की हुई है, ये वाई एक्सिस के ऊपर मेरे पास है एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी है। अच्छा, ये एनर्जी किसकी है? ये एनर्जी मेरा बेटा आपके पास स्टेट की एनर्जी है। क्या मतलब, या क्या समझ लो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। क्या मतलब सर, देखो मिसाल से समझाता हूं। मैंने अभी आपको ऊपर बताया किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में या एटम के पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जी। मतलब स्ट्रक्चर में दो तरह के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अच्छा सर, कौन कौन से? एक मेरा बेटा जिसको आप कहोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक जिसको आप क्या कहोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एक मेरे बच्चे जिसको आप कहोगे क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। भाई अब दोनों के दोनों में जो फर्क है वो किस वजह से फर्क है? भाई एनर्जी की वजह से ही फर्क है ना। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में कोई ऐसा तो है नहीं कि ये खूबसूरत है एक बदसूरत है। फर्क किस चीज का है? फर्क ये है कि एक अपने पेरेंट एटम से डिटैच हुआ हुआ है। किस खुशी में डिटैच हुआ? डीलोकलाइज क्यों हो गया? एनर्जी मिल गई उसे, तो भाई एनर्जी का फर्क है ना। तो गोया एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी और एक फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। इसी को हमने यहाँ पे समझो शो किया हुआ है। ये जो मैंने ब्लू से बनाया हुआ है ना, इसको मान लो हम कहते हैं दिस इज अवर वैलेंस बैंड। यानी कि यहाँ पे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स शो कराए जाएंगे। वो सारे इलेक्ट्रॉन शो कराए जाएंगे जिनके पास वो एनर्जी है जो कि वैलेंस बैंड में होने के लिए एनर्जी चाहिए। ये जो ऊपर पिंक कलर से डब्बा बनाया हुआ है, इसको इसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं इसको हम? कंडक्शन बैंड कहते हैं, ठीक है, कंडक्शन बैंड। यहाँ पे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि किसके अंदर होते हैं, कंडक्शन में होते हैं, यानी कि ऑल दोज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे देखो खास बात क्या है, खास बात यह है कि अगर आप इसको देखो गौर से, इसको मैं यहाँ हाईलाइट भी करता हूँ, इसको इस वाले हिस्से को देखो। ये जितने हिस्से को मैंने हाईलाइट किया ना, इसको देखो। आपको यहां पे ये बात नजर आ रही है कि आपके पास ओवरलैपिंग हुई हुई है। ओवरलैपिंग से क्या मुराद है? आपके पास जो आपका कंडक्शन बैंड है और आपका जो वैलेंस बैंड है, वो मेरे बच्चे आपस में क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। इस ओवरलैपिंग से क्या मुराद है? इस ओवरलैपिंग से ये मुराद है कि आपके पास जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ी सी एनर्जी भी एक्वायर करेंगे तो यहां से कहां आ जाएंगे, ये कंडक्शन बैंड में उठ के आ जाएंगे। ये मतलब है इस ओवरलैपिंग का। यानी कि थोड़ी सी एनर्जी एक्वायर करने पर भी द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड विल शिफ्ट इन द कंडक्शन बैंड। यानी कि आप यूं भी कह सकते हो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये जो मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाई है, ये किसकी बनाई है? कंडक्टर्स की बनाई है। सर इसकी कोई मिसाल है आपके पास? जी मेरा बेटा बहुत सारी मिसालें। आपके घर में जो बिजली आ रही है वो तारों से फ्लो करती हुई आ रही है। इसका मतलब वो जो तार है, तार वो कॉपर का है या किसी भी सिल्वर का है। जो आपके पास अमूमी तौर पर कॉपर का तार होता है, तो वो जो कॉपर का मटेरियल है उसके पास भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहा है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए भाई? इनिशियली जो कॉपर रहा होगा उसमें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एटम का पार्ट होंगे ना। मतलब ऐसा थोड़ी होता है स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स खुद से, भाई स्ट्रक्चर तो एटम से मिलके बनता है। मतलब बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें, बचपन में आपने अपनी दूसरी पहली क्लास के अंदर जो मैटर का डेफिनेशन पढ़ा होगा, वो क्या था कि एटम से मिलके बनता है। सही है, या आठवीं सातवीं में जब भी पढ़ा होगा, एटम से मिलके बनता है। ऐसा नहीं होता कि स्ट्रक्चर में एटम अलग होता है फ्री, ना 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 ना। एटम होता है स्ट्रक्चर में सिर्फ। उस स्ट्रक्चर के अंदर जो एटम के पास लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आहिस्ता से पकड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एक्वायर करके बाहर निकलते हैं, एंड हेंस दे आर बेसिकली द फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि फर्दर फिर चार्ज को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो अब जो आपका कॉपर है, यानी कि आपकी जो तार है, वो देखो रूम टेम्परेचर पे करंट फ्लो करा रही है। जी सर करा रही है। तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी थी वो इस काबिल थी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि कंडक्टर्स के अंदर कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड होता है वो क्या होता है, ओवरलैप करता है। यानी कि इसको आप ये कह सकते हो कि इनके दरमियान में जो एनर्जी का डिफरेंस है, या कह लो कि जो एनर्जी गैप, इसको एनर्जी गैप भी कहते हैं। मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ना, इसको हम कहते हैं एनर्जी गैप, ठीक है। ये जो एनर्जी का गैप होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, जीरो होता है। जब मेरे बच्चे वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो आपके वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस बैंड में होते हैं, वो रूम टेम्परेचर के अंदर भी कहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये मैंने कंडक्टर की डायग्राम बनाई है,
और कंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में एनर्जी के लिहाज से तमीज कर पाना मुश्किल है, क्योंकि एट रूम टेम्परेचर, वजह यह है क्योंकि जो इसमें कंडक्टर के एटम होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उनकी स्टेबिलिटी लाई ही इस फैक्टर में करती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, तो दे आर रेडिली लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर आराम से एनर्जी एक्वायर करता है और कहाँ पे जंप मार के चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। इससे ज्यादा इसके अंदर कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे बच्चे इसी तरह से अगर आप एक समझ गए ना, बाकी समझना समझाना बहुत आसान है, और फिर इसके मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा जो आए हुए थ्योरी थ्योरी के क्वेश्चन बने हुए हैं इससे मासी में। अब देखो, अब मैं बना रहा हूं आपके पास इंसुलेटर। अब देखो इंसुलेटर का आपको काम पता है ना। अच्छा, ये मैं सिर्फ लाल लाल लकीर को डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ, ताकि आपको ना समझ में आ जाए कि लाल लकीर अलग है, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है इसकी। अब देखो यहाँ पे मेरा बेटा, ये आपके पास मान लो ये मैंने बना दिया इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है, समझ नजर है यहाँ पे। ये मान लो मेरा बेटा बना दी। अब ये जो मैंने आपके सामने बनाया ना, ये आपके पास है इंसुलेटर, ठीक है, दिस इज इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या सीन है भाई। अच्छा, आधी फिजिक्स जो है ना आपको तभी समझ में आ जाएगा, दिमाग दिमाग लगाओगे ना, तो आपका दिमाग प्रोसेस करके जो कुछ कह रहा होगा ना, तो वो बिल्कुल सही कह रहा होगा, अगर आप कॉन्सेप्चुअली बात कर रहे होगे तो, ठीक है। यहाँ हमने एनर्जी ली हुई है। ये मेरा बेटा आपके पास क्या है, दिस इज योर वैलेंस बैंड एंड दिस इज योर कंडक्शन बैंड। अब इनके अंदर जो खास बात होती है ना, वो ये होती है कि हम कहते हैं ये जो आपका, इसको आप कहते हो फॉरबिडन बैंड या एनर्जी गैप या डिफरेंस इन द एनर्जी, ये जो है आपके पास, हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास डिफरेंस इन द एनर्जी है ना, ये डिफरेंस इन द एनर्जी मेरे भाई इतना ज्यादा है, या ये आप कहते हो कि दिस गैप इज वाइड, और ये बहुत ज्यादा होता है। और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। यानी कि इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इनको आप इतनी एनर्जी दे दो कि ये जंप मार के कहाँ चले जाएं, कंडक्शन बैंड में चले जाएं। दिस इज द वेरी रीजन कि इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। सही है। उसमें क्या था, जो एनर्जी गैप था, इस एनर्जी गैप को हम फॉरबिडन बैंड भी कहते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। इसको हम फॉरबिडन बैंड का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो फॉरबिडन बैंड जो होता है ये वाइड होता है यहाँ पे। अब जब ये वाइड होता है तो अल्टीमेटली आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कभी भी जंप मार के ऊपर नहीं जा सकता। ठीक हो गया, जितनी मर्जी आप दे दो। इसको हम इस तरह से भी कहते हैं कि इंसुलेटर के अंदर जो आपके कह लो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर टाइटली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसको हम इस तरह से भी कहते हैं। अब आता है फाइनली हमारे पास इंसुलेटर, जिसके लिए ये पूरा हमारा जो चैप्टर है ना ये डिफाइन हुआ है। इंसुलेटर के अंदर क्या होगा, आपका दिमाग कहता है भाई इंसुलेटर के अंदर जो आपके पास गैप होगा वो ना तो जीरो होगा कि बिल्कुल ही कम हो जाए, और ना ये इतना ज्यादा होगा कि इलेक्ट्रॉन जा ही ना सके। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास सूरत हाल होती है। देखो, देखो, अब ये देखो, इसके अंदर मेरा बेटा हमारे पास जो गैप होता है, इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास एनर्जी का गैप है, दिस इज नैरो, ठीक है। ये यहाँ पे आपके पास नैरो गैप होता है। यानी कि आप जैसे जैसे एनर्जी प्रोवाइड करते जाओगे, अल्टीमेटली आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जंप मार के कहाँ आते जाएंगे। ये आपका कौन सा बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, और ये नीचे आपका कौन सा बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। और ये किसके लिए शो किया है भाई, सेमीकंडक्टर्स के लिए शो किया है। और सेमीकंडक्टर्स पार्शियल कंडक्टर्स होते हैं, जो कि हमारे पास ग्रुप 4A से बिलोंग करते हैं। और ये कंडक्टर्स के जितने अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते और इंसुलेटर्स की तरह बुरे भी नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारे पास सूरत हाल हो गई। तो पहली बात तो आपने ये समझ ली कि यहाँ पे आपके पास जो एनर्जी गैप होता है वो नैरो होता है, एक बात होगी। दूसरी बात, अब इसी चीज को हम डिफाइन कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। सर रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखो, इस तरह का एक फॉर्मूला आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा होगा, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए। यहां से अगर मैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालूं, अगर नहीं भी देखा हुआ तो कोई मसला नहीं है, मैं भी आपको सिखा दूंगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हम रेजिस्टिविटी किस बला को कहते हैं या उसको शो कैसे कर रहे होते हैं। ये जो चीज होती है ना मेरे बच्चे, ये जो चीज है इसको मैं कह रहा हूं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को आप डिफाइन कैसे करते हो, रेजिस्टिविटी इज टर्म्ड एज द नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, या नेचुरल रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की आप कह लो, नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल की जो नेचुरल कुदरती तौर पे रेजिस्टेंस है ना, देखो रेजिस्टेंस बहुत सारे पैरामीटर्स की वजह से आती है, या रेजिस्टेंस बहुत सारे ना फैक्टर्स की वजह से आती है, ठीक है। तो अब आपके पास जो कुदरती तौर पे रेजिस्टेंस होती है ना किसी भी मटेरियल की, जो नेचुरल रेजिस्टेंस होती है,
उसको मेरे बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो एक और तरह भी होता है इसको डिफाइन करने का, और वो एक और तरीका ये होता है कि आप ये कहते हो कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है, कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है ना, वो एक्सट्रीमली लो होती है। यानी कि 10⁻⁻8 तक जा रही होती है, इतनी लो होती है, ना होने के बराबर होती है। जो आपके पास ये जो इंसुलेटर्स होते हैं, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी लो होती है और कंडक्टिविटी हाई होती है। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। भाई कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का उल्टा। मतलब रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट, कंडक्टेंस क्या है, फ्लो करने का ईज, कितनी आसानी से आपका चार्ज फ्लो कर सकता है, ठीक है। यहां पे आपके पास क्या है, रेजिस्टिविटी एक्सट्रीमली हाई होती है, यानी कि ये 10⁻8 तक जा रही होती है, और कंडक्टिविटी एक्सट्रीमली लो हो जाती है, ठीक है। कंडक्टिविटी को उम्मीद तौर पे हम ऐसे सिग्मा से शो करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। मतलब ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी में है। तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होती है ना, ये सब माजी में थ्योरेटिकल छोटे 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 एमसीक्यू पूछे गए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इसकी कंडक्टिविटी हाई है, उसकी कंडक्टिविटी लो है। तो ये नेचुरली समझ में आने वाली बात भी है। रेजिस्टिविटी इसकी हाई है और इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी भाई, एक्सट्रीमली लो हो जाएगी। और ये जो नीचे वाले हैं, ये तो आपके पास पार्शियल कंडक्टर्स हैं, ये आपके पास क्या है, पार्शियल कंडक्टर्स हैं। तो पार्शियल कंडक्टर्स को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि जनाब इनकी जो कंडक्टिविटी है, किसकी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, देयर कंडक्टिविटी इज ग्रेटर देन द कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स बट लेस देन द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। सर ये क्या लिखा, भाई जैसे बचपन में क्रिकेट खेलते हुए नहीं होता था, एक बीच का बिल्ला होता था जो दोनों तरफ से बैटिंग बॉलिंग करता था। तो ये समझ लो इस तरह से बीच के बिल्ले हैं, यानी कि इनकी कंडक्टिविटी है तो सही, लेकिन इतनी गई गुजरी नहीं है जितनी इंसुलेटर की है, और उतनी अच्छी भी नहीं है। तो सर फिर अब पढ़ी क्यों नहीं है उसको, जब कंडक्टर्स के जितना अच्छे नहीं है, आप बार बार कह रहे हैं, बार बार कहीं चले जा रहे हैं, तो कंडक्टर ही यूज कर लें भाई फिर। बेटा वो इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ रहे कि सिलेबस में, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी है कि आप इनकी कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। सिमिलरली इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, ये भी माजी में एक दफा पूछा गया था, इसका रिलेशन बताना होता है, ठीक है। सिमिलरली ये कंडक्टिविटी का रिलेशन बताया मैंने आपको कि सेमी एस एस स्टैंड फॉर सेमी कंडक्टर्स, आई फॉर इंसुलेटर्स, सी फॉर कंडक्टर्स, ये कंडक्टिविटी है, जो आपको पढ़ने में भी समझ में आ रहा होगा। ये जो ये मैंने इसको ऐसे याद रखता हूँ, आप लोग किसी और तरह बेहतर अंदाज में याद रखते हो, कि मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है, ये मुंह जिसकी तरफ खुला हुआ है ना, वो बड़ा है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये इसलिए बता रहा हूँ, शायद किसी को कंफ्यूजन हो मेरी तरह, मुझे हुआ करती थी। conductivity of conductor is greater than conductivity of semiconductor which is greater than conductivity of insulator। यानी कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा है, इसकी तरफ देखो खुला हुआ है ये मुंह, और कंडक्टर की कंडक्टिविटी से ये छोटी है, इसकी तरफ बंद है मुंह उसका, ठीक है, समझ आ गए। अब इसी चीज को मेरे बच्चे अगर मैं रेजिस्टिविटी की टर्म में आपको बता दूं, इसी चीज को अगर मैं रेजिस्टिविटी में बता दूं, तो मेरा बेटा जो रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स होती है, ये रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स आपके पास रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर से कम होती है, लेकिन आपके पास ये रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर से क्या होती है, ज्यादा होती है। आपके पास कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, जब भी तो उसकी कंडक्टेंस ज्यादा है, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा किसकी है, इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी है। तो ये छोटे 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 बुनियादी से आपसे यहाँ से कोई सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी तक हमारा टॉपिक शुरू नहीं हुआ, इस पूरे चैप्टर के अंदर मेन काम हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है। ये तो आपको इनफेक्ट किसी किताब में लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन फिर भी बता दो, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि माजी में इससे क्वेश्चन आए हुए थे, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको बताया यहाँ पे। बोलो, क्लियर है, आसान चीजें हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है किसी की। बेटा पार्टिकल फिजिक्स के लिए मैंने एक लेक्चर आपके साथ न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर लेक्चर 4 के नाम से अपलोड किया था आदिल, बेटा आप उसको देख लो, ठीक है। चलो शुरू करें। ठीक है बच्चे, चलो बच्चे, अब आगे चलते हैं। अब मेरा बेटा हमारे पास जो अगला और हमारा काम का टॉपिक है, डायोड, उस तक हम जाते हैं। उस तक जाने से पहले अभी आपने ये देख लिया कि मेरा बेटा हमारे पास जो सेमी कंडक्टर्स है ना, अच्छा अब यहाँ पे दो तीन चीजें और समझ लो।
जो आपके पास सेमीकंडक्टर्स हैं, हमने पढ़ लिया सेमीकंडक्टर्स पार्शियल कंडक्टर्स हैं, साथ हमने ये भी देख लिया कि सेमीकंडक्टर्स हमारे पास किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 4A, कार्बन फैमिली से करते हैं। और नोटेबल सेमीकंडक्टर्स कौन से हैं, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ठीक है। अच्छा, अब देखो भैया, ये जो आपका ग्रुप नंबर होता है, ये जो आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर होता है मेरे बच्चे, ये ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है वैलेंसी को। ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है वैलेंसी को। यानी कि 4A इंडिकेट करता है कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द वैलेंस शेल। क्या है भाई? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास किसके अंदर मेरे बच्चे, इन द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ये चीज इंडिकेट करता है आपको। सही है। अब इसका मतलब सिलिकॉन में अगर मैं पूछूं कि यार सिलिकॉन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। जर्मेनियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। सर ये आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन हम जानना क्यों चाह रहे हैं? इसलिए कि मेरा बेटा अभी जब हम इनके बॉन्ड्स बनाएंगे, जब हम इसमें डोपिंग कराएंगे या बॉन्ड्स बनाएंगे, तो उसके अंदर हमें आखिरी के इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकेंगे, बॉन्ड्स बना सकेंगे, ठीक है। यहां तक मुझे बता दो मेरे बच्चे, सब चीज क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है किसी को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए क्या करना होगा बेटा, दुआ करनी पड़ेगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक दरखास्त लिख के देनी पड़ेगी कि भाई तू फ्री हो जा, तुझे अल्लाह का वास्ता दे रहे हैं, फ्री हो जा, फिर वो हो जाएगा फ्री, बस ये करना पड़ेगा, ठीक है। अबे एनर्जी देनी होगी, अभी तो ऊपर बताया था, लिखवाया भी था। बोलो समझ आ गया यहां तक सबको? ठीक है। तो मेरा बेटा हमारे पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इन द वैलेंस शेल, हमें समझ में आ रही है ये बात, ठीक है। अब हमारे पास ये जो मेरा बेटा आपके पास प्योर प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, जितने भी आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स होते हैं, जितने भी आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स होते हैं, इनको मेरा बेटा हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। लेकिन ये हमारे ज़्यादा यूज़ के नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं, इस प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। अच्छा क्यों करते हैं, रीज़न, डोपिंग या ऐड क्यों करते हैं मेरे बच्चे? ऐड इसलिए करते हैं ताकि हम इसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकें। अभी आपको नजर आएगा आगे चल के ना कि क्यों हम ऐड करते हैं, कि क्या उसका फायदा हो रहा है। इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, ये फिनोमिना जिसके अंदर आप एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इम्प्योर चीज ऐड कर रहे हो या कोई बाहर से लाके एलिमेंट ऐड कर रहे हो, इस फिनोमिना को हम कहते हैं डोपिंग। क्या मतलब सर? देखो, मेरे पास मान लो एक सिलिकॉन का क्रिस्टल था, इस सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर मैंने कोई अदर देन सिलिकॉन चीज ला करके ऐड कर दी। इस प्रोसेस को मेरे बच्चे हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। आपने शायद सुना भी होगा, जो हमारे पास ये मुकाबले होते हैं डिफरेंट, ठीक है, जैसे ओलंपिक्स है या कोई और नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जो चैंपियनशिप्स होती हैं, उसके अंदर जो है ना वो प्लेयर्स के डोप टेस्ट लिए जाते हैं, ताकि पता चल जाए कि उन्होंने अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए कोई अ, ऐसी दवाई का इस्तेमाल तो नहीं किया हुआ, कोई ऐसे ड्रग्स तो यूज नहीं किए हुए जो कि इलीगल है, ठीक है। तो वो फिनोमेना आपके पास क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। तो डोपिंग क्या है, बेसिकली एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। आपने किसी भी प्योर चीज में जब आपने उसको ऐड कर दिया, तो वो क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। अच्छा, डोपिंग हम क्यों करते हैं? टू इंक्रीज, यहां लिख भी देता हूं, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। अभी आपको नजर आएगा कि कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो रही है, डोपिंग समझाऊंगा पूरा डिटेल से तो समझ में आ जाएगा। टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अच्छा, मजेदार बात मैंने आपको शुरू में कही थी कि हम कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो डोपिंग होती है ना, इस डोपिंग की कंसंट्रेशन से ही हम कंडक्टिविटी को क्या करते हैं मेरे बच्चे, कंट्रोल कर पा रहे होते हैं, ठीक है। अब और चलते हैं हम लोग अपनी डोपिंग की तरफ। अब मेरे बच्चे, वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स जो कि वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर जो कि डोप हुए हुए होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने डोपिंग कर दी, तो डोपिंग करने के बाद जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं, डोपिंग करने के बाद ये सेमीकंडक्टर्स मेरे बच्चे आपके पास कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। दीज आर टर्म्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, या इनको आप कहते हो दे आर डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब आ जाओ। अब मेरे बच्चे हमारे पास जो पहली टाइप आती है डोपिंग की, उसको हम कहते हैं
ट्राइवेलेंट डोपिंग, या इसी का नाम है ट्राइवेलेंट डोपिंग, या मेरे बच्चे इसी का नाम है पी टाइप डोपिंग। मतलब ये सारे के सारे नाम आपके पास आते जाएंगे, ठीक है। ट्राइवेलेंट डोपिंग या पी टाइप डोपिंग। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास ना इसके अंदर होता क्या है, एक आपने अच्छे से समझना है, फिर दूसरा आप खुद ही करोगे। डोपिंग का मतलब क्या है, अगर मैं आपको दोबारा से रिवाइज कराऊं, डोपिंग का मतलब क्या है? इंप्योरिटी को ऐड करना। किसमें किसको ऐड करना? भाई आपके पास जो भी आपका प्योर सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर आपने इंप्योरिटी ऐड करनी है, ठीक है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं भाई? डोपिंग कहते हैं, सही। ये जो आप इंप्योरिटी ऐड करोगे, ये मेरे बच्चे आपके पास यहां पे होगी ग्रुप नंबर 3A की। ग्रुप नंबर 3A की, ये ग्रुप 3A कौन सा? पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 3A है, एल्यूमिनियम फैमिली है, ठीक है। ग्रुप 3A। इसमें कौन कौन से नोटेबल आपके पास इंप्योरिटीज ऐड हो सकती हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारे ऐड हो सकते हैं, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ। बोरॉन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, इंडियम हो सकता है, गैलियम हो सकता है, थेलियम हो सकता है। दीज आर ऑल डिफरेंट एलिमेंट जो कि इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे होता किस तरह से, ये देखो। सबसे पहले मैंने आपके सामने बनाया मेरा बेटा एक सिलिकॉन, सही है। आप जर्मेनियम के साथ भी कर सकते हो ये काम, कोई परेशानी नहीं है। अब सिलिकॉन के अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई? एक, दो, तीन, चार, ऐसे ही है भाई। चार इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के, जी सर, चार इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो मैंने ग्रुप नंबर 3A की मेरे बच्चे इंप्योरिटी ऐड करी है, अच्छे से सुनना खूब। ग्रुप 3A की इंप्योरिटी मैंने ऐड करी है। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बनाएंगे ना, बाकी थोड़ी बनाएंगे, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 3A वालों के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सर तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तीन होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही है। अब देखो, ये आपके पास मान लो आया एक इलेक्ट्रॉन, ये मेरे बच्चे आया मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये मेरे बच्चे आया मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे आपके पास नजर आ रहा है, ये मेरा बेटा बन गया एक बॉन्ड, ये मेरे बच्चे आपके पास बन गया एक बॉन्ड, ये मेरे बच्चे आपके पास बन गया एक बॉन्ड, तीन कोवेलेंट बॉन्ड्स बन गए, ठीक है। और यहां पे आपके पास एक जगह खाली बच गई। ये जो जगह खाली बच गई ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं होल, ठीक है। अब सुनो आहिस्ता आहिस्ता, ये जो चीज मेरे बच्चे हमारे पास फॉर्म हुई है ना, ये जो चीज हमारे पास फॉर्म हुई है, इसको हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, सब बताता हूं। पहले मैं ये पूरा प्रोसेस दोबारा से रिपीट कर दूं। देखो मेरे बच्चे, हमने अब तक क्या क्या सीखा, या हमने अभी क्या पढ़ लिया? हमने अभी ये पढ़ा कि आपके पास जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, उसके अंदर आप इंप्योरिटी को ऐड करते हो, तो ये फिनोमिना आपके पास कहलाता है डोपिंग, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब प्योर सेमीकंडक्टर कौन सा है भाई? सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, जो हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब मैंने सिलिकॉन में से यहाँ मिसाल ले ली, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में से मिसाल ले ली मैंने यहाँ पे सिलिकॉन की, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जनाब? चार इलेक्ट्रॉन है, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, नजर आ गया। अब मेरे बच्चे, मैंने आपको बोला कि इसके अंदर आप इंप्योरिटी कौन सी ऐड करोगे? ग्रुप नंबर 3A की इंप्योरिटी को आप ला करके ऐड करोगे, ठीक है। अब 3A की जो इंप्योरिटी मेरे बच्चे आपने ला करके ऐड करी, 3A के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तीन इलेक्ट्रॉन है। सर ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि ग्रुप नंबर ही वैलेंसी को इंडिकेट करता है। तो भाई तीन इलेक्ट्रॉन आए, पहला, दूसरा, तीसरा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, तीन बॉन्ड बन गए, जी सर बन गए तीन बॉन्ड। सिमिलरली मेरे बच्चे, ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन रहा नहीं रहा, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया? एक होल आ गया। अच्छा सर, होल क्या जगह होती है? मेरा बेटा जो होल है ना, इसको आप कहते हो वेकेंट स्लॉट, या इसको आप कहते हो वैकेंसी, खाली जगह। अच्छा सर, वो खाली जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है, हर खाली जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। अब तो आप एटॉमिक फिजिक्स पढ़ के आ गए, आपने बोर की थ्योरी पढ़ ली, और आज तो टेस्ट भी है। बोर की थ्योरी में आपने बोर का पोस्टुलेट पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ वहां एग्जिस्ट करेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम जो है, वो या तो h/2 पाई है, या n×h/2 पाई है। अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा हुआ, कोई टेंशन नहीं है, जितने लोगों ने पढ़ ली है उनको बता रहा हूं। ये पढ़ लिया आपने, तो अब तो पढ़ चुके हैं ना ये चीज, अब तो पता चल गई आपको ये बात, ये कॉन्सेप्ट पूरा पता है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ऐसी वैकेंसी, यानी कि दिस प्लेस हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर, इसके ऐड करने से ऐसा हो क्या गया कि कंडक्टिविटी ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो गई? अच्छा मुझे बताओ, कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? अगर मैं कहूं कि कंडक्टिविटी डिपेंड करती है
मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे या मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, तो क्या ये बात समझ में आती है? देखो, कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? कंडक्टिविटी डिपेंड करती है मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, कि कितना आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पा रहे हैं विद इन द गिवन लैटिस। जितना आसानी से मूव कर पाएंगे कंडक्टिविटी उतनी अच्छी होती जाएगी। अच्छा, अब आपके पास जो प्योर सेमीकंडक्टर था, जो प्योर सेमीकंडक्टर था, क्या इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे पहले से? जाहिर सी बातें थे। भाई प्योर सेमीकंडक्टर भी तो पार्शियल कंडक्टर था। ये थोड़ी बोला है मैंने कि प्योर सेमीकंडक्टर शुरू से ही, बचपन से ही इंसुलेटर था। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा भाई इसकी कंडक्टिविटी को मजीद बढ़ाने के लिए हम डोपिंग करते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे, बिल्कुल थे। तो अब आपके पास, और इसके पास होल्स थे, बिल्कुल थे। सर आपको ये कैसे पता चल गया कि इसके पास होल थे? भाई मुझे एक बात बता, प्योर सेमीकंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन था। ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था, क्योंकि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है तो वो यकीनन वो मूव भी कर रहा होगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो यकीनन ये किसी होल में ही जाएगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के सर पे चढ़ के जाके बैठ जाए। मतलब किसी होल पे जाएगा, फिर यहां से आगे जाएगा, फिर किसी होल पे जाएगा। तो पहले तो ये समझ लो, बहुत सारे बच्चों को यही हजम नहीं हो रहा होता, सर सेमीकंडक्टर के बाद पहले कहां से होल आ गया या पहले कैसे इलेक्ट्रॉन आ गया। वजह वही होती है, रट्टा मारा होता है कॉन्सेप्ट का। भाई मुझे एक बात बताओ, जो आपका सेमीकंडक्टर है तो वो भी पार्शियल कंडक्टर ना, और कंडक्टर के पास क्या चीज होनी चाहिए कंडक्ट करने के लिए? फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, हाँ उतनी तादाद में नहीं है जितने कंडक्टर के पास है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी था, होल्स भी थे, सही है, दोनों चीजें मौजूद थी। अब अब आपके पास जब आपने ये पूरी कार्रवाई डाली, आपने प्योर सेमीकंडक्टर में ग्रुप 3A को ऐड किया, तो देखो आपको नजर आ रहा है कि एक एडिशनल होल आपके पास यहां पे प्रोड्यूस हो गया। एक एडिशनल आपके पास होल आ गया पर सिलिकॉन एटम, यानी कि हर सिलिकॉन एटम में एक एडिशनल होल आ गया। चेक करो, अगर इसका मतलब आपके 1 करोड़ सिलिकॉन एटम थे तो 1 करोड़ होल्स का इजाफा हो गया। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन तो जितने पहले थे उतने ही है, वो चेंज नहीं हो गए। पॉइंट समझ में आ रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन तो जो थे वही के वही हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो होल नहीं बन गए। अच्छा, अब ना कुछ बच्चों के जहन में एक और सवाल आता है, बिल्कुल सही सवाल आता है। वो आता है, सर सर ये देखे ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ गया। नहीं मेरे बच्चे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। सर है ना, बॉन्ड नहीं बना हुआ, फ्री है। अरे भाई ये 3A का इलेक्ट्रॉन है, ये 3A का इलेक्ट्रॉन है, फ्री कहां से हो गया? ये मैंने अभी ऊपर तकरीर की थी। भाई कॉन्सेप्ट समझते जाओगे तो ये चैप्टर बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो बस फिर आखिर में रट्टे मार रहे होगे, ऐसा डायोड होगा तो ये होगा, वैसा डायोड होगा तो ये होगा। ठीक है, फिर फंस जाओगे सवाल में। ये 3A के स्ट्रक्चर का एटम है। भाई तुम समझो ये हुआ क्या है, 3A वाले ने 4A से बॉन्डिंग करी है। अभी 3A का एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये 4A का इलेक्ट्रॉन है, एक्सट्रीमली सॉरी, 3A के तो 3 इलेक्ट्रॉन पूरे यूज हो गए ना, ये 4A का इलेक्ट्रॉन है। आप समझो यहाँ पे हुआ क्या है, 3A वाले ने 4A के साथ बॉन्डिंग करी है। ठीक है, तो ये 4A का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये जो मैंने एक्स 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 करके बनाया था ये क्या है? ये सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स है। ये सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये अभी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, समझना। तो आपने जब ये एडिशन करी तो एडिशनल से हुआ क्या, एक होल आ गया। तो अब पहले तो आप ये समझ लो कि जब मैं पी टाइप डोपिंग करता हूं, पी टाइप अभी से क्यों कह रहे हैं हमें नहीं पता, ट्राइवेलेंट डोपिंग क्यों कह रहे हैं ये तो हमें पता चल गया ना। ट्राइवेलेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने इसके अंदर ग्रुप नंबर 3A की इंप्यूरिटीज को ला करके ऐड कर दिया, और ग्रुप 3A के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब वैलेंस शेल में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपन लोग कहते हैं ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी कहने की रीजन। इसको आप पी टाइप डोपिंग भी कहते हो, उसकी रीजन अभी मैं आगे आके सब समझाऊंगा, रट्टा कुछ भी नहीं है, परेशान नहीं हो, ठीक है। अच्छा, बस इतना समझ लो कि अभी जब आपने सिलिकॉन में, एक सिलिकॉन के अंदर एक 3A का एटम ऐड किया, मान लो एल्यूमिनियम ऐड किया, तो होल इजाफी आया है, होल एडिशनल जगह इजाफी आई है। अब इस होल के आने से होगा क्या ये समझो, इस होल के आने से मोबिलिटी बढ़ जाएगी। होल के आने से मोबिलाइजेशन बढ़ जाएगी। सर मोबिलाइजेशन कैसे बढ़ गई, या मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ गई? अच्छा, अब सर इसमें पहले ये बताएं फ्री इलेक्ट्रॉन का है। भाई ये जो सेमीकंडक्टर है ये प्योर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है या नहीं? सर कर पाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो वो कंडक्ट कर पाता है, वरना कैसे करेगा? तो होल के आने से मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गई, बढ़ गई। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो होल है, होल होल एज ए पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अच्छा, अब होल पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, या इसको पी टाइप डोपिंग क्यों कहते हैं? तो समझो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बनाऊं और एक होल बनाऊं,
होल का मतलब है खाली जगह, खाली जगह मतलब है कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 कूलम हो गई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, यही होता है। अब अगर मैं आपको बोलूं एक बात बताओ मुझे, अब यहां देखो, ये चार्ज कैसा है, ये चार्ज है आपके पास नेगेटिव, ये कैसा है, ये है 0। क्या मैं ये कह सकता हूं इसके मुकाबले में 0 कूलम कैसा है, पॉजिटिव है ना। भाई माइनस के मुकाबले में आप 0 को कैसा ट्रीट करोगे, पॉजिटिव ट्रीट करोगे। तो होल्स आर रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज, किसकी रिलेशन में, इलेक्ट्रॉन की रिलेशन में। तो चूंकि यहां पे 3a को ऐड करने से होल्स का इजाफा होता है, और यहां पे आपके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, कौन से, जो आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो यहां पे आपके पास होते हैं होल्स। और माइनॉरिटी में कौन होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सर इसको चार्ज कैरियर कैसे कह रहे हैं, इस पे तो चार्ज ही नहीं है। अरे भैया चार्ज नहीं है, लेकिन ये चार्ज की मोबिलिटी आसान करता है। सर वो कैसे करता है, भाई इलेक्ट्रॉन के पास पहले मान लो आगे पीछे मूव होने की 3 जगहें थी, अब जैसे ही होल आ गया एक चौथी जगह भी आ गई ना, चार्ज यहां पे भी आ सकता है। तो ये जितनी मोबिलिटी बढ़ती है उतने आपके पास कह लोगे कंडक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जितना मोबिलिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए एक रास्ता बंद होगा दूसरा रास्ता खुलेगा, उतना कम टाइम में ज्यादा चार्ज आपके पास क्या होगा, फ्लो करता चला जाएगा। फालतू बातों में हमने नहीं जाना, इसलिए मजीद डिटेल में इसकी नहीं जाते, ठीक है। मेजॉरिटी में होल्स और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुए, भाई शुरू में इब्तदा के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों अवेलेबल थे। जब आपने 3a से डोपिंग करी तो अब होल्स की तादाद बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास किस में रह गए, माइनॉरिटी में रह गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे होल्स होते हैं, माइनॉरिटी में आपके पास कौन होता है भाई, इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जो मेरे बच्चे हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर था, इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज और क्लियर कर लो, ये अभी सवाल पूछा गया आपसे, ये जो अभी नेट 2 वाले थे उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉनिक से लॉजिक गेट्स, और ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन बने थे। अब इसके अंदर जो एक और सवाल अभी रिसेंट पूछा गया नेट सीरीज के अंदर, वो क्या था, वो ये कि आपके पास ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये ओवरऑल जो है, अगर आपसे बोला जाए ओवरऑल ये इलेक्ट्रिकली कैसा होगा, ओवरऑल ये इलेक्ट्रिकली कैसा होगा, ये ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बहुत सारी जो हमारी आवाम है, इंक्लूडिंग मी, जब मैं बचपन में हुआ करता था तो मुझे भी यही लगता था कि जनाब इसके ऊपर कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जबकि जहन में रखना कि ये क्या है, न्यूट्रल है। अब यहाँ पे तो बिल्कुल ही सारे कॉन्सेप्ट तबाह हो गए। सर अभी आपने कहा कि ये पी है, पी से हमने ऐसे याद रखा कि ये पॉजिटिव है, तो ये तो इसको तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये न्यूट्रल की खुशी में आप बोल रहे हैं, समझाते हैं, वापस समझाते हैं, देखो इधर। इसको ओवरऑल न्यूट्रल कहने की रीजन क्या है, मुझे एक बात बताओ। हम कर क्या रहे हैं, हम डोपिंग कर रहे हैं। डोपिंग में क्या होता है, डोपिंग में सर हम सिलिकॉन को या जर्मेनियम को, मतलब किसी भी, ऐसा कर लेते हैं किसी भी 4a वाले को हम ऐड करते हैं किसी भी 3a के एटम में, ऐसे ही है ना भाई, यही करते हैं ना, और तो कुछ नहीं करते जी सर, यही करते हैं और कुछ नहीं करते। अब ये जो मेरे पास सिलिकॉन है, अगर मैं पूछूं सिलिकॉन का नेट चार्ज क्या है, तो भाई सिलिकॉन का नेट चार्ज 0 है। सर ये कैसे पता चला, अबे भैया जितने उसके पास प्रोटॉन्स हैं उतने ही उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। भाई जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का गिनती बराबर है तो नेट चार्ज 0 हो गया, ठीक है सर। अगर मैं 3a का कोई भी एटम ले लूं, बोरॉन ले लो, एल्यूमिनियम कोई भी ले लो एटम, पूछो भाई इसके ऊपर नेट चार्ज क्या है, 0 है भाई नेट चार्ज इसके ऊपर। भाई एल्यूमिनियम के पास जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ऐसे ही है। अब जब तुमने इन दोनों को मिला दिया, जब तुमने इन दोनों को मिला दिया, क्या तुमने इलेक्ट्रॉन किसी के कम ज्यादा कर दिए, क्या नहीं किए। क्या सिलिकॉन ने 3a का इलेक्ट्रॉन छीन लिया, क्या नहीं किया। क्या 3a ने सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया, क्या नहीं छीना। भाई कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है ना, कोई किसी ने किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं छीना, इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह पे ही मौजूद है, ठीक है। अब अल्टीमेटली जब आप इनको मिलाओगे और इनको मिलाने की वजह से पी टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है, तो ओवरऑल यहां पे अभी भी नेट चार्ज क्या है, 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की गिनती कैसी है, एक बराबर है। जब नेट चार्ज 0 है तो हम कहते हैं हमारा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। आप यहां से भी देख सकते हो, मतलब आप इसको यहां से ऐसे नहीं देखोगे इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव नहीं, ये देख, ये जो एक्स 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 है ना, इस एक्स एक्स का लेना देना सिलिकॉन से है। सिलिकॉन में जितने इलेक्ट्रॉन है इतने उसके अगेंस्ट में प्रोटॉन भी होंगे, मेकिंग सिलिकॉन ओवरऑल न्यूट्रल। फिर ये जो डॉट डॉट है, ये डॉट किसके हैं, ये 3a वाले के हैं। तो ये जितने डॉट हैं इसका मतलब इसके अगेंस्ट में प्रोटॉन भी उस 3a वाले के न्यूक्लियस में मौजूद होंगे, तो वो भी न्यूट्रल हो गया। जब न्यूट्रल को न्यूट्रल में मिलाएगा तो भाई न्यूट्रल ही बनेगा, तो नेट चार्ज अभी भी क्या है आपके पास, 0 है पी टाइप वाले का। इसी तरह एन टाइप वाले का भी क्या होगा, 0 होगा।
तो चूंकि यहाँ पे होल्स बनते हैं, होल्स को आप रिलेटिव पॉजिटिव चार्ज कहते हो, दिस इज द वेरी रीजन कि इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास पी टाइप डोपिंग है। इसको मेरा बेटा आप एक और नाम भी देते हैं, इसको हम पी टाइप डोपिंग भी कहते हैं। इसको हम पी टाइप डोपिंग भी कहते हैं, और इसको मेरे बच्चे हम एक्सेप्टर डोपिंग भी कहते हैं। क्यों एक्सेप्टर डोपिंग? इसलिए कि जब आपने यहाँ पे इम्प्योरिटी को ऐड किया, तो ऐड करने की वजह से यहाँ पे होल का इजाफा हो गया, एंड दिस होल हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इस होल के पास सलाहियत है कि ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। यहां तक बता दो भाई, सब चीज क्लियर है, ताकि हम आगे चलें और मैं आपको पेंटावैलेंट डोपिंग की तरफ लेके जाऊं। ये जितने लोग आधी आधी क्लास बीच में छोड़ के जा रहे हैं ना, कल वाली क्लास पूरी जहाज हो जाएगी, जहन में रखना, कल मैंने डायोड के सवाल कराने होंगे, ठीक है? तो या तो फिर लेक्चर लेकर आना पहले, कल आने से पहले पहले, ठीक है? बोलो, यहां तक क्लियर हो गया सबको? चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होंगे मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, बेटा इस टॉपिक की नीड नहीं है वो बताना, वरना मैं आपको ज़रूर बताता, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट भी दे देता आपको मैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है ना अभी यहाँ पे। मोबिलिटी क्या है आपके कोर्स के अंदर? बस मोबिलिटी इतना है, इलेक्ट्रॉन के घूमने फिरने का नाम मोबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से घूमेगा फिरेगा, तो अल्टीमेटली वो हो जाएगा। जो दो एटम इंटरेक्ट करते हैं उन पे चार्ज होता है, ये कौन सा फिनोमिना है भाई? ठीक है बच्चे, यहां तक मुझे बता दो, सबको क्लियर हो गया? तो चले हम लोग आगे। अब देखो बच्चे, हमारे पास जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, वो हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ पेंटावेलेंट डोपिंग है, जिसको आप कहते हो एन टाइप डोपिंग का, ठीक है? अब देखो बच्चे, नहीं मेरे बच्चे, ये बस आपको एक शिकायत है कि मैं आपको इग्नोर करता हूँ। मुझे क्या मिलेगा तुम्हें इग्नोर करके यार, ठीक है? यार जो ई कैट एम डी कैट के कोर्स से रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं होंगे ना, वो बेकार है ना। उसको वजह ये है कि मैंने कई दफ़ा इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, पहले मैं दिया करता था शुरू शुरू में आंसर। उससे होता ये था कि एक बच्चा जो है ना, उसकी तो सेटिस्फेक्शन हो जाती है, जो बाकी और बच्चे बैठे होते हैं ना, वो बेचारे बावलाए बावलाए घूम रहे होते हैं, कंफ्यूज हुए हुए होते हैं कि सर ये क्या बात कर दी आपने अचानक से, चलते चलते फिरते फिरते ये बीच में क्या आपने। तो फिर मैंने अपने आप को बहुत कोशिश करके रिस्ट्रिक्ट किया कि भाई जो सबकी ज़रूरत है ना, और जो हमारी भी ज़रूरत है, ई कैट एम डी कैट का जो मतलब जिसके लिए हम यहाँ जमा हुए हुए हैं, वो हो जाए भाई। तो इसीलिए जो है ना, ई कैट एम डी कैट तक अपने आप को फिर मैं बस रिस्ट्रिक्ट रखता हूँ कि बस उसी की हम बात करें, आगे पीछे की कोई दाया बाया की बात नहीं करें, ठीक है? वरना पढ़ाने को बताने को तो पता नहीं कितना कुछ होता है, ठीक है? लेकिन जाहिर सी बात है, वो आपसे कोई ना पूछेगा ना आपकी फिर ज़रूरत है उसके अंदर, ठीक है? अब हमारे पास आती है कॉन्सेप्ट पेंटावेलेंट डोपिंग का, ठीक है? अब जिस तरह का मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट दिया है ना, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे आपके पास है पेंटावेलेंट डोपिंग। अभी किसी को अगर ऊपर वाला नहीं समझ में आया, कोई इशू नहीं है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस सब चीज़ का कॉन्सेप्ट हमारा डायोड में आएगा, और डायोड जो है ना, वो उसकी बेसिस पे फिर हमारे सवाल बन रहे होंगे, ठीक है? अब देखो, फिर से बिल्कुल बेसिक से, डोपिंग क्या है भाई? इंप्योरिटी के ऐड करने को हम कहते हैं डोपिंग, ठीक है सर? समझ में आ गया? आपके पास कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, इसके अंदर जैसे ही आप इंप्योरिटी ऐड करोगे ना मेरे भाई, इसको हम क्या कह रहे होंगे? इसको हम कह रहे होंगे डोपिंग। अब यहां पे आप कौन सी इंप्योरिटी ऐड करोगे? तो मेरे भाई यहां पे हम इंप्योरिटी ऐड करेंगे ग्रुप 5A की। सर क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमने हासिल करना है, वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन हासिल करना है। तो यहाँ पे वो कहाँ से मकसद पूरा होगा? 5A से होगा, ठीक है? और इसके अंदर मेरा बेटा, ये जो ग्रुप 5A होता है, ये एंटीमनी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक,
बिस्मथ ये वाला ग्रुप होता है, ठीक है। ये जो मैंने बताते हुए बताता जा रहा हूँ ना, इसको नोट्स बनाते हुए नोट भी कर लेना, कभी कभार इंप्योरिटीज के नाम भी पूछता है। फ्री के नंबर होते हैं रिकॉल फीचर वाले वो तो आपके, ठीक है। अब देखो फिर समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने अपना ड्रॉ किया मेरे बच्चे सिलिकॉन। सिलिकॉन के एक्सटर्नल शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, अब जब आप इसमें 5A को ऐड करते हो, 5A मतलब फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें से किसी को भी ऐड करते हो, इन सब की खास बात क्या है मेरे भाई, कि इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके अंदर? वैलेंस सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो भाई जैसे ही आपने ऐड किया, ये भाई आया 1 इलेक्ट्रॉन, ये आया भाई साहब दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये आया भाई साहब तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये आया भाई साहब चौथा इलेक्ट्रॉन, ये आया भाई साहब 5वां इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गए। अब ये मेरा बेटा आपके पास बन गया एक बॉन्ड, ये आपके पास बन गया मेरे भाई एक बॉन्ड, ये आपके पास मेरे भाई बन गया एक बॉन्ड, ये आपके पास बन गया मेरे भाई एक बॉन्ड, ये आपके पास यहां पे हो गया एक फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सर अभी तो आपने कहा था ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, अभी सब सब समझाते हैं, परेशान नहीं हो जाओ। देखो इधर, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है ना, पहले तो समझ लो कि इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं। मेरा बेटा इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, दिस इज टर्म्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब आप देखो, आपको नजर भी आ रहा है और समझ भी आ रहा है कि यहाँ पे इसको हम पेंटावेलेंट डोपिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने इसमें ग्रुप 5A को ऐड किया, विच इज इटसेल्फ द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है। इसी को मेरा बेटा हम एन टाइप डोपिंग भी कहते हैं। एन टाइप डोपिंग क्यों कह रहे हैं? एन टाइप डोपिंग इसलिए कह रहे हैं कि जैसे ही आपने 4A वालों को 5A वालों के साथ जोड़ा, तो सारे बॉन्ड बन गए, एक इलेक्ट्रॉन 5A का फ्री बच गया। ठीक है। सर इसे फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एज गुड एज फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे? वो जो ऊपर अभी थोड़ी तकरीर की थी मैंने, जैसे कॉपर की मिसाल दी थी मैंने आपको कहा था भाई, मिसाल के तौर पे जो कॉपर है हमारे पास, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि वो अपनी मर्जी से निकल सकता है रूम टेम्परेचर के ऊपर एनर्जी को एक्वायर करके। ठीक है। तो आप देखो, जब मैंने एक सिलिकॉन को एक 5A के साथ ऐड किया, तो मेरे बच्चे एक इजाफी इलेक्ट्रॉन मिला। और अगर अभी ये फ्री नहीं भी है, अभी ये वैलेंस शेल के अंदर भी है, तो बाद में जब ये एनर्जी एक्वायर करेगा, तो एनर्जी एक्वायर करके ये क्या होगा, ये स्ट्रक्चर में फ्रीली मूव कर सकता है। मतलब इन शॉर्ट आपने ये समझना है कि देखो इधर, ये जो आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर था, इस प्योर सेमीकंडक्टर के पास इसके खुद के जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास इसके खुद के जो भी होल्स थे वो थे। अब देखो, जब आपने इस सेमीकंडक्टर को इंप्योरिटी में ऐड किया, तो 5A क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, या जो इंप्योरिटी है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रही है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कंट्रीब्यूशन दे रही है, वो यहां पे कंट्रीब्यूट कर रही है। नजर आ रहे हैं ना? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो रही है, बढ़ रही है भाई। पहले जितने भी थे, अब उसको ऐड करने से क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। होल्स की तादाद नहीं बढ़ी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एन टाइप डोपिंग कहते हैं। या इसको मेरे बच्चे एक और नाम हमने दिया हुआ है, एंड दैट इज टर्म्ड एज डोनर डोपिंग। क्या नाम देते हैं? डोनर डोपिंग का नाम देते हैं। मतलब चूंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स आगे डोनेट किए जा सकते हैं, मतलब एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, तीसरे से चौथे की तरफ, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डोनर डोपिंग कहते हैं। यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, तो यहां पे मेरा बेटा हमारे पास जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। और जो हमारे पास यहाँ पे मेरे बच्चे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर यहाँ पे होल्स। ठीक है। क्योंकि होल तो इलेक्ट्रॉन्स पहले भी थे, अब ऐड करने पे क्या आ रहा है, हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और ये जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ये भी मेरा बेटा आपके पास ओवरऑल जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नतीजतन आपके पास ये इलेक्ट्रिकली कैसा होता है मेरे भाई, न्यूट्रल होता हैगा। ये हमारे पास था हमारा एन टाइप डोपिंग या पेंटावेलेंट डोपिंग। ठीक है। अब मेरे बच्चे, हमारे पास पी टाइप और एन टाइप को मिला के जो हमारे पास काम होता है, वो हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड फॉर्मेशन। पीएन जंक्शन डायोड फॉर्मेशन। पीएन जंक्शन डायोड फॉर्मेशन। ठीक है। यहां तक मुझे बता दो भाई, सबको सारी चीज क्लियर हो गई है जितनी बात बताई है? जो टॉपिक जो इसमें से पूछा जा सकता था वो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया और लिखवा भी दिया। बोलो क्लियर है? अच्छा भाई, यहाँ पे एक चीज जो है ना, वो रिकॉर्डिंग में इसको मैं ले रहा हूँ, देख लो यहाँ पे। एक सवाल ये था
कि सर यहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे चार्ज तो नेगेटिव होना चाहिए। नहीं होगा चार्ज नेगेटिव, वजह। भाई मुझे एक बात बता, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? ये मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है, समझना, अभी ताज़ा ताज़ा न्यूक्लियर फिजिक्स भी ख़त्म करके आए हैं, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में शेल्स हैं, और इन शेल के अंदर यकीनन आपके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि मूव कर रहे होंगे। अगर मैं अभी आपसे पूछूं तो इस पूरे के पूरे एटम के अंदर जो हिसाब किताब है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में कैसे हैं मेरे भाई? एक बराबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आने वाली बात है? जी सर समझ में आती है। इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर समझ में। अब देखो मेरे बच्चे यहाँ पे, आगे चलो जरा, एक कॉन्सेप्ट आगे देखो जरा। अब मेरे बच्चे यहाँ पे आपके पास जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की गिनती बराबर है, अब यही वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो मान लो आपके पास एनर्जी एक्वायर करके हो गया फ्री। एनर्जी एक्वायर करके क्या हो गया? फ्री हो गया। यानी कि यहां से ये आ गया बाहर। ठीक है, बाहर आ गया ये। अब ये जो ओवरऑल एटम था, ये एटम नहीं रहा, अब ये आयन बन गया। आयन के ऊपर चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरी चीज की बात करूं, इस पूरी चीज की बात करूं, सुनना गौर से, अगर मैं इस पूरी चीज की बात करूं, इस पूरी चीज की, यानी कि इस आयन के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है, और से सुनना, अगर मैं इस पूरी चीज की बात करूं, तो क्या आपको यह नजर नहीं आ रहा कि इस पूरी चीज के अंदर जितना प्रोटॉन था उतना ही इलेक्ट्रॉन है अभी भी? इलेक्ट्रॉन एटम से डिटैच हो गया, मैंने मान ली आपकी ये बात। इलेक्ट्रॉन एटम से क्या हो चुका? डिटैच हो चुका। लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस न्यूक्लियस के पास जितने प्रोटॉन है, इसके शेल में प्लस बाहर जितने इलेक्ट्रॉन है, वो मिला के अभी भी क्या है? आपस में बराबर है। बोलो ये बात समझ आती है? बोलो ये बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये 5a के अपने पेरेंट एटम से डिटैच हुआ है, मान ले थोड़ी देर के लिए कि ये अपने पेरेंट एटम से डिटैच हो गया, तो इसका जो पेरेंट एटम है, उसका न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ही, तो गिनती तो अभी भी बराबर है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। बोलो अब समझ में आई ये बात, कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन के होने के बावजूद न्यूट्रल क्यों है? हाँ शेल से बाहर आ गया, लेकिन स्ट्रक्चर में तो है ना। मैंने ये थोड़ी बोला कि पी टाइप के ऊपर चार्ज नहीं आ रहा, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि पूरा एन टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल है एक समय। बोलो ये बात समझ आया? मैंने क्या बोला? मैंने मैंने क्या बोला कि मेरे पास ये जो पूरा का पूरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, ये पूरा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये जो पूरा है, ये पूरा स्ट्रक्चर ओवरऑल न्यूट्रल है। मैं किसी एक एटम एटम की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, कि इस पूरे स्ट्रक्चर में जितने प्रोटॉन है मिला के, उतने ही क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन है। हाँ, इस पूरे स्ट्रक्चर पे चार्ज कब आएगा? जब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर छोड़ के बाहर चला जाए। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर से या एन टाइप सेमीकंडक्टर से कोई इलेक्ट्रॉन पूरा स्ट्रक्चर छोड़ के कहीं चला जाए ना, तब उसके ऊपर चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। बोलो समझ आई बात? सही है? क्लियर है? तो माजी में सवाल ये पूछा जा चुका है कि आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर ओवरऑल क्या होता है, तो बच्चे उसका आंसर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। ठीक है? जी बिल्कुल वैशर भाई, जब तक चार्ज नहीं आएगा तब तक नहीं हो। ठीक है? नहीं बेटा अभी क्लास एंड नहीं हुई यार, अभी से क्यों क्लास एंड हो गई? ठीक है? ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है, वो हमारे पास है पीएन जंक्शन डायोड की फॉर्मेशन। अब देखो डायोड हमारे पास किस तरह से बनता है, समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा बेटा ये मान लो अपने पास जो है ना, कुछ इस तरह की सूरत हाल है, और एक मेरे पास, मेरा बेटा एक तरफ मेरे पास जो है ना, मान लो मैंने ये पी टाइप मटेरियल लिया हुआ है, लेट से दिस इज अ पी टाइप मटेरियल, एंड लेट से दिस इज एन एन टाइप मटेरियल। अब आपको अच्छे से पता चल गया कि पी टाइप मटेरियल के पास मेजोरिटी में कौन है? होल्स हैं। एन टाइप मटेरियल में मेजोरिटी में क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है? अब यहाँ पे मैं इनकी एक एक लेयर आपको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है? ये ड्रॉ कर दी लेयर, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? आज तुम लोगों का टेस्ट भी है ना? मुझे बताना था, आज तुम लोगों का टेस्ट भी है ना? तैयारी हो गई? कल है, आज नहीं है? अच्छा मतलब वो है ना अपना,
लिमिट कल तक की होगी मेरा ख्याल है, पर कब तक की है, परसों तक की है, मुझे नहीं पता, ये सर शाफे देख रहे होते हैं, ठीक है। और तुम्हारा टेस्ट डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है, ठीक है। तैयारी नहीं है बेटा, दुआ करो, अल्लाह आसानी करेगा। अभी मैं क्लास ख़त्म करूँगा ना, दो नफिल पढ़ लेना, ठीक है। और तो कुछ किया नहीं है क्योंकि तुमने, तो अब ऊपर वाले पे छोड़ देना। बैच 4 के लिए टेस्ट देना मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल ऐसी है, लेकिन उसी मैसेज में ये भी लिखा था कि अगर आप दें तो यू आर मोर देन वेलकम टू डू सो, ठीक है। चलो, अब देखो मेरे बच्चे हमारे पास, चलो बस फिर ये एक छोटा सा टॉपिक पढ़ के ना बस फिर एंड करते हैं, तुम टेस्ट दे लेना फिर, ठीक है। चलो, अब मेरा बेटा ये आपने क्या किया, ये आपने पी टाइप को एन टाइप के साथ लाके ना मिला दिया, मतलब आपने रखा, कुछ भी नहीं किया। पहली बात आप ये देखो, क्या आपको यहाँ पे कोई एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट हुई नजर आ रही है? कोई एक्सटर्नल बैटरी कनेक्टेड आपको नजर आ रही है? मुझे तो नजर नहीं आ रही। तो एक्सटर्नल बैटरी कनेक्टेड नहीं है, यानी कि इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि हमारे पास कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट अप्लाइड। कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई नहीं किया हुआ यहाँ पे, ठीक है सर, समझ में आ गया। जैसे ही आपने दोनों को ला के रखा, अब ये जो मेरे बच्चे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स थे और ये जो होल्स थे, होल क्या है? वो खाली जगह जो कि अट्रैक्शन ऑफर करेगा इलेक्ट्रॉन को, सही है। वो खाली जगह जो कि अट्रैक्शन ऑफर करेगा इलेक्ट्रॉन को। क्यों? देखो, इस इलेक्ट्रॉन को देखो, आप इसकी मिसाल समझो। इस इलेक्ट्रॉन के पीछे भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना भाई। पी एन टाइप में मेजोरिटी किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की है। वो इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्के दे रहे होंगे, आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स को, और आगे से होल उसे अट्रैक्शन ऑफर कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहां से उठ के होल में आते हैं, इस फिनोमिना को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आते हैं, ठीक है, समझते जाना अभी जरा। हुआ क्या, फिर समझो। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो एन साइड से डिफ्यूज होना शुरू हुए, किस साइड पे भैया? पी साइड पे डिफ्यूज होना शुरू हुए। क्यों हुए? क्योंकि एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे पुश कर रहे थे, और पी साइड के इलेक्ट्रॉन, पी साइड के जो होल्स है वो इन्हें अपने अपनी तरफ क्या कर रहे थे? पुल कर रहे थे, ठीक है। मान लो आपके पास ये एक सर्टेन लेयर हमारे पास यहां पे क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, ठीक है सर, हो गई ट्रांसफर। अब उसके बाद क्या हुआ? अब मेरा बेटा सूरत हाल कुछ इस तरह की हो जाती है कि यहां पे आपके पास ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। यहां पे मेरे बच्चे आपके पास क्या आ गए? होल आ गए उठ करके, ठीक है। अब ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास एक एक कह लो कि एक एक रीजन स्टेब्लिश हो गया, ठीक है। अभी स्टेब्लिश नहीं हुआ, अभी फिर रिपीट करता हूं मैं, अभी तक रीजन स्टेब्लिश नहीं हुआ ये, अभी शुरू हुआ है रीजन स्टेब्लिश होना। क्या मतलब सर? समझाता हूं, फिर समझाता हूं, देखो आहिस्ता आहिस्ता। आपने क्या किया, आपने एक पी टाइप मटेरियल लिया जिसमें होल्स 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 होल भरे हुए थे, एक एन टाइप मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन 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 थे, आपने मिला दिया। ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मार के यहां चले गए, तो ऐसे आपके पास एक लेयर बाय लेयर आ गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखो इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपके पास फर्दर इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपके पास फर्दर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मजीद इलेक्ट्रॉन है ना, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ये अभी भी जाना चाहते हैं यहाँ पे, देखो ये यहाँ तो नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं जो कि इन्हें रिपेल कर रहे होंगे। ये अभी भी यहाँ जाना चाहते हैं, ये अभी भी क्या है, इधर जाना चाहते हैं, होल्स के अंदर जाना चाहते हैं ये। अब दो केसेस है, क्या मतलब? जैसे ही आपने पी टाइप को एन टाइप में मिलाया, तो इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन शुरू हो जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज क्यों हो रहे हैं? एन साइड से पी साइड पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये पीछे जो बैठे हुए इलेक्ट्रॉन है इन्हें धक्का दे रहे हैं, सही है, तो मजे से वो चले गए आगे। अब अभी जो ये इलेक्ट्रॉन की लेयर है, क्या इन्हें पीछे से इलेक्ट्रॉन धक्का नहीं दे रहे? दे रहे हैं। तो अगर तो इनका दिया जाने वाला धक्का यानी कि एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की इस काबिल है कि इस रीजन को क्रॉस करके यहां पे आ जाए तो वो आ जाएंगे, नहीं आ सकेंगे तो फिर नहीं आएंगे। क्या मतलब सर? फिर समझो। आपने पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल से जोड़ा, इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से होल में आएंगे, आना शुरू होंगे। कब तक आते रहेंगे? जब तक के यहां बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स, उनकी एनर्जी इतनी कम ना रह जाए कि वो इस रीजन को क्रॉस ना कर सकें, तब तक आते रहेंगे। और हो सकता है एक और लेयर बन जाए, एक और बन जाए। कब तक आते रहेंगे? जब तक कि यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स इस काबिल ही ना हो कि इस रीजन को क्रॉस कर सकें, इस रिपल्जन का मुकाबला कर सकें, तब तक वो करते रहेंगे। ठीक हो गया। तो ये जो आपके पास रीजन स्टेब्लिश होता है, इस रीजन को मेरे बच्चे हम नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन का। क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन का। मैं फिर समझा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता एक एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनना, अच्छे से समझना। देखो, फिर समझो बिल्कुल आराम से, स्टार्टिंग से। मेरे बच्चे आपके पास एक था पी टाइप मटेरियल, ये रहा। एक था
या सॉरी पी टाइप उधर लिया हुआ था मैंने, ताकि समझ में आ जाए। एक पी टाइप था एक एन टाइप था। मिला के रखा, कोई बैटरी मोटरी कनेक्ट नहीं करी आपने। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे आए, क्यों आए? इधर वाले इलेक्ट्रॉन इन धक्का दे रहे थे, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन तब तक यहां आते रहेंगे जब तक कि इन इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि ये दरमियान में जो रीजन बन रहा है जहां पे ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो फर्दर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, उनका मुकाबला कर सकें। जब तक वो आते रहेंगे एन साइड के ऊपर उठ के, ठीक है। जब ये अमल रुक जाएगा, अब देखो अगर मैं पूछूं क्या ये इलेक्ट्रॉन आगे आना चाहता है, अब बोलोगे सर आना चाहता है, तो मैं बोलूंगा क्यों नहीं आ रहा, फिर आप बताओ। आप बोलोगे भाई इसलिए नहीं आ रहा कि देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो रिपेल कर रहे हैं ना, अच्छा ये एक लेयर बनाई हुई है, हो सकता है एक ना हो 5 लेयर्स हो, कितनी भी हो सकती है, वो तो मैंने यहाँ समझाने के लिए एक बनाई है। ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या ये वो यहाँ आना नहीं चाहता? क्या आना चाहता है, तो क्यों नहीं आ पा रहा? इसलिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ जितनी भी लेयर्स हैं वो इसे क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। तो गोया यहां पे आपके पास क्या होता है, यहां पे आपके पास एक कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाती है। डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहां से कहां होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है। सर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आपने किस बेस पे डिफाइन किया है? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे डिफाइन किया है। होल्स को आप क्या कहते हो कि होल्स आपके पास क्या है, रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या है, रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज है। तो अब आप नोट करो, आपके पास जो यहां पे इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे नहीं जा सकते ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड, या इसको आप ये भी कहते हो कि यहां पे आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सर ये कहां से आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपने ये बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। नहीं तो ऐसे समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल फील्ड जहां पे भी होगी वहां पे आपके पास क्या होगा, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होगा। नहीं तो ऐसे समझ लो, यहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है तो यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव में होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है तो यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा। तो जो इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस है उसे आप क्या कहोगे, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। अब कुछ बातें जो जहन में रखने वाली है, पहली बात, ये जो आपके पास चीज है ना, इसको हम कहते हैं एक अदर डायोड, इसको हम कहते हैं डायोड। ये जो डिप्लीशन रीजन होता है इसको हम पोटेंशियल बैरियर का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं? पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं। ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है ये सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 से 0.4 वोल्ट के दरमियान में, ठीक है। फिर समझ लो, फिर सुन लो, आपने पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को साइड बाय साइड लाके प्लेस किया, इलेक्ट्रॉन जो कि होल्स की अट्रैक्शन की वजह से डिफ्यूज हो गए, और डिफ्यूजन कब तक चलती रही, जब तक के मजीद बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में इतने एनर्जेटिक नहीं रहे कि वो डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके वहां चले जाए। तब तक आपका ये डिप्लीशन रीजन क्या होगा, ग्रो करता रहेगा, और फाइनली एक पॉइंट पे आके आपका फिर ये रुक जाएगा कि जब ये फर्दर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आ सकेंगे। क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहते हैं? आना चाहते हैं। क्यों नहीं आ पा रहे? इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है। ये सबसे अहम जुमला है जो आगे आपको बायसिंग समझने में हेल्प करेगा, ध्यान में रखना। क्या ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन आना चाहते हैं? आना चाहते हैं। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, और आपने अभी कोई एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट नहीं करी जो इनको एनर्जी दे सके। हो गया। अब ये आपके पास डिप्लीशन रीजन। सर डिप्लीशन रीजन क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन की वजह से एक डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, या कह लो कि एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ है, इसको आप कहते हो डिप्लीशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर। अगर ये डिप्लीशन रीजन बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी चाहिए। भाई खुद सोचो, मान लो एक छोटा सा गड्ढा है, मुझे इसको क्रॉस करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। एक बड़ा गड्ढा है, मुझे इसको क्रॉस करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब देखो, अगर ये छोटा सा रीजन है तो इलेक्ट्रॉन छोट आ जाएगा। जब ये डिप्लीशन रीजन बढ़ता जा रहा है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन को इसे क्रॉस करने की एनर्जी भी किसी चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो डिप्लीशन रीजन अगर मैं किसी तरह से बढ़ा दूं तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी क्रॉस करने के लिए। और अगर मैं किसी तरह से डिप्लीशन रीजन को कम कर दूं तो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी पे भी ट्रांसफर करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रख लेना ये बात हमारे पास। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से आया, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आ गया, ऐसे आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो एक्सपेरिमेंटली हमारा वेरीफाइड है वो सिलिकॉन के लिए कितना है, 0.7 है, और जर्मेनियम के लिए कितना है हमारे पास, 0.3 वोल्ट है। अब इसी की मेरा बेटा हमारे पास जो सर्किट डायग्राम बनती है वो इस तरह से बनती है। ये मेरा बेटा हमारे पास एक अदद डायोड की सर्किट डायग्राम है। इसमें ये साइड हमारे पास पी होती है और ये साइड हमारे पास एन होती हैगी, और ये हमारे पास होता है पीएन जंक्शन डायोड। बोलो भैया क्या यहां तक सबको सारी चीज समझ में आती है अच्छे से? बोलो हाँ या ना।